कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल के अधिकार की सुविधाएं देंगे। कई आप ही की सरकार के मंत्री, कई सरकार से जुड़े हुए लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि यूजीसी आखिरकार क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जी। और सैसवान में भी एक संस्कृत पाठशाला है। सैसवान में काफ़ी समय से लंबित वो पाठशाला प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए और वहाँ पर भी ध्यान दे। अगर कोई दूसरी सरकार होती योगी जी के अलावा तो शायद उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती। कि बड़े बड़े कॉलेजेस में छात्रवृत्ति जो है वो जातियों के आधार पर या फिर भेदभाव के आधार पर दे दी जाती है। आखिरकार ये आरोप अभी भी क्यों लगा? शिक्षा माफिया नाम की चिड़िया अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी धुरंधर मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। अब अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अब विदेशी विश्वविद्यालयों से भी टाई अप कराया जा रहा है। किसान आंदोलन खड़ा करके गुमराह किया गया था किसानों के लिए। अगर कहीं भेदभाव है, किसी को ये लगता है, तो सीधे शिकायत मुझसे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सी न्यूज़ भारत संवाद कार्यक्रम के तहत लगातार ऐसे विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न मंत्रियों से आपको रूबरू कराता है जो अपने विकास के माध्यम से नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही एक बहुत ही लोकप्रिय कद्दावर कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगेंद्र उपाध्याय जी, जिनके पास विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत के संवाद। नमस्कार मंत्री जी, सबसे पहला सवाल, आज उत्तर प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित हुए। अभी हाल ही में देखा गया शिक्षकों के लिए एक अहम फैसला आता है, क्या वो फैसला है? कैसे कीर्तिमान स्थापित हो? देखिए, जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी की सरकार ने लगभग 75-80 करोड़ लोगों के राशन जो बंटता है और गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड है, इससे उनके किचन के खर्चों को आधे से ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया है। आम आदमी से राहत महसूस कर रहा है। इसी तरह योगी जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में बरसों से मांग थी यहाँ के शिक्षकों की कि उनको आयुष्मान कार्ड की तरह एक सुविधा, चिकित्सा, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिले, जो पेंडिंग पड़ी हुई थी। इस बार उस कैशलेस चिकित्सा सुविधा उनको दे दी गई है और इसमें सभी प्रकार के शिक्षक, यानी विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षक, एडेड कॉलेज से संबंधित शिक्षक, राजकीय महाविद्यालय से संबंधित शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालयों से संबंधित शिक्षक, सबको राहत मिलेगी और सबको सुविधा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी की सरकार ने उनकी चिकित्सीय जो चिंता थी उससे उनको मुक्त करके अपने ऊपर लिया है। एक बहुत बड़ा फैसला है। मंत्री जी, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सवर्ण समाज, बैकवर्ड समाज, इनमें एक बीच की लड़ाई चल गई है, चाहे यूजीसी को लेकर हो। कई आप ही के सरकार के मंत्री, कई सरकार से जुड़े हुए लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि यूजीसी आखिरकार क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों संशोधन लाने की आवश्यकता? देखिए, ये अलग, इस विषय को दो भागों में बांटता हूँ मैं। पहला तो राजनीतिक कार्यशैली किसकी कैसी है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली समतामयी, ममतामयी समाज स्थापना की है, समरसता की है, एक रसता की है। हम कभी विभाजन करके राजनीति नहीं करते। ऐसे ही जो दूसरे कार्यशैली है वो विभाजनकारी राजनीति है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपनी राजनीतिक ज़मीन कुछ लोगों ने इस तरह तैयार की कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जी। इस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार की। कुछ लोगों ने MY, मुस्लिम और यादव के नाम पर तैयार की। अब उनकी वो तैयारी भी विफल हो गई, वो ज़मीन भी खिसक गई, तो PDA करके कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये भारतीय जनता पार्टी समरसता की, एक रूपता की राजनीति करती है। एक तो विषय ये। दूसरा, जहाँ तक यूजीसी का संबंध है, यूजीसी के संबंध में चूँकि ये माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण अधिनियम को के लिए गुमराह किया गया था जनता को, जिस तरीके से किसान आंदोलन खड़ा करके गुमराह किया गया था किसानों के लिए, उसी तरीके से यहाँ भी यकायक गुमराह किया गया सभी वर्गों के लोगों को। हाँ, इसमें एक त्रुटि अवश्य हुई है कि या तो इसमें यह प्रावधान डलना चाहिए था कि जो दोषी होगा आरोप लगाने वाला, अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अथवा जो बैकवर्ड और जोड़े गए थे
वह एक विषय था कि उससे ऐसा लगने लगा, प्रतीत होने लगा समाज के सवर्ण वर्ग को कि शायद उनको ही आताताई माना जा रहा है। तो ये एक चूक थी जिसमें इतना होना चाहिए कि जो अगर गलत दोषारोपण करेगा तो ही शुड बी पनिश्ड, वो भी पनिश होगा। अब चूँकि माननीय कोर्ट पर विचाराधीन है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है मेरा। छात्रवृत्ति को लेकर छात्रों के लगातार ये आरोप रहते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में छात्रवृत्ति जो है वो जातियों के आधार पर या फिर भेदभाव के आधार पर दे दी जाती है। आखिरकार ये आरोप अभी भी क्यों लग रहे हैं? नहीं, ऐसा है, जो छात्रवृत्तियाँ जिस बिरादरी के लिए हैं स्पेसिफिक, वो तो उनको ही मिलेंगी, और जो मेधावी छात्रों के लिए वो उनको मिलती है। इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। अगर कहीं भेदभाव है, किसी को ये लगता है, तो सीधे शिकायत मुझसे कर सकते हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक विषय उठता है संस्कृत विश्वविद्यालयों का, संस्कृत विद्यालयों का, पाठ्यक्रम का। अब लगातार जब सरकार एक तरफ इतनी उतारू दिखती है मदरसों में कार्य करने के लिए, तो वहीं जब संस्कृत विश्वविद्यालयों की बात आती है तो वहाँ सरकार क्यों बैकफुट पर दिखती? देखिए, जो नई शिक्षा नीति है, पुरानी शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले की विधिक शिक्षा पद्धति थी। अब नई शिक्षा नीति में जो मूल मंत्र है, जैसे पुरानी शिक्षा पद्धति का मूल मंत्र क्या था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। यानी काले अंग्रेज कैसे पैदा हों, इस न्यूक्लियस के सरकमफ्रेंस में शिक्षा की कार्यक्रम व पाठ्यक्रम बनते थे। अब जो शिक्षा नीति आई है NEP 2020, इसमें शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, ये 3 वाक्यों के न्यूक्लियस हैं। ये इनके सरकमफ्रेंस में कार्यक्रम और पाठ्यक्रम बन रहे हैं। जहाँ तक संस्कृत का सवाल है, वो संस्कार से जोड़ने वाली बात है। अब इसमें ऊपर से सुधार शुरू भी हो गया है। आप बनारस की जो संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, उसमें जाकर देखिए, संस्कृत की पढ़ाई, संस्कृत के बच्चे, और वहाँ पर जो महाविद्यालय हैं उनसे जुड़े हुए, उनमें संस्कृत की किस तरह पढ़ाई की जाती है, उसके आधार पर किस तरह हम अपने ज्ञान को, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको विकसित कर रहे हैं। उससे संबंधित कोर्सेज बन रहे हैं, उससे संबंधित कोर्सों को प्रसार और प्रचार मिल रहा है, और उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जैसे वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि आदि। बिल्कुल मंत्री जी, मैं चूँकि जिला बदायूं से ताल्लुकात रखता हूँ, सहसवान से ताल्लुकात रखता हूँ। सहसवान में भी एक संस्कृत पाठशाला है। सहसवान में काफ़ी समय से लंबित वो पाठशाला प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए और वहाँ पर भी ध्यान दे, लेकिन ऐसे कई अनेकों पाठशालाएँ हैं। बनारस तो चूँकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है तो वहाँ विकास हो गया, लेकिन अब बात कर लें चाहे अयोध्या की संस्कृत पाठशाला की, चाहे बदायूं के सहसवान की संस्कृत पाठशाला की, तो वहाँ वो विकास नहीं पहुँच पा रहा। क्यों नहीं पहुँच पा रहा? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि अभी सब जगह सुधार हो चुका है, क्योंकि 2020 में ये नई नीति लागू हुई है, उसके अनुसार कार्यक्रम बन रहे हैं, पाठ्यक्रम बन रहे हैं। अब नीचे तक आने में एक समय ज़रूर लगेगा। बरसों पुरानी जो सड़ी गली व्यवस्था थी, जो चोट पहुंचा दी, जिसने बहुत ज़्यादा पूरी शिक्षा पद्धति को, शिक्षा व्यवस्था को, उसको सुधार रहे हैं। ऊपर से नीचे जो निर्माण होता है, किसी भी भवन का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। नींव में पहले पत्थर डलता है, आखिर में छत पड़ती है, और जब संस्कार पड़ते हैं, यानी उसमें अगर रंग पेट वाइट वॉश करानी है, तो ऊपर से नीचे आता है। अब ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्था चल रही है। क्या इन पाठशालाओं के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार के लिए कुछ रुपया आवंटित किया जाएगा सरकार की? देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा का और बेसिक शिक्षा का विषय है। हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। मंत्री जी, शिक्षा माफिया ये शब्द जोड़ा जाता था उत्तर प्रदेश के शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों में। जब कॉलेज के एफिलिएशंस की बात आती थी, कॉलेज के क्रियान्वयन तरीक़ों से चलने की बात आती थी, आज कितना बदलाव आया है? कितने ये शिक्षा माफिया कम हुए हैं या हावी हुए हैं, या किस तरह से सरकार इनसे लड़ रही? शिक्षा माफिया नाम की चिड़िया अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा में ऐसे हरकतें करते थे, या तो वो बंद कर चुके हैं अपने शिक्षण संस्थान, या फिर वो सुधार की प्रक्रिया में है। तो अब शिक्षा माफिया नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। अब पिछले आप 5 साल में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में एक भी पेपर लीक होने की घटना बताइए। इससे पहले सरकार के संरक्षण में सब काम होते थे। नकल को
यानी परीक्षा प्रणाली को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। नकल लगभग समाप्त प्राय है। अभी और हम एक कुछ नई नीति और योजना ला रहे हैं जिससे नकल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हम उनमें से नहीं हैं, उन सरकारों में से जिन्होंने, जब राजनाथ सिंह जी की शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने एक अधिनियम लाए थे, एक बिल लाए थे, उसके बाद किस सरकार ने ये कहा था, नौजवानों को गुमराह किया था, भ्रमित किया था कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल के अधिकार की सुविधाएं देंगे। हम वो नहीं हैं, सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मंत्री जी, आपकी जो छवि है वो बड़ी ही एक जेम्स बॉन्ड वाली छवि देखी जाती है, क्योंकि आप देखा जाता है अक्सर विभिन्न तरह के दबाव भी आपके ऊपर आते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं, बावजूद उनको दरकिनार करके जनता के हित के लिए आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं जो आज प्रदेश सरकार में आपको देखने को? देखिए, लोकतंत्र की बहुत जो सरल परिभाषा की गई है, अब्राहम लिंकन ने की थी, डेमोक्रेसी के लिए टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो हमको जब जनता चुनकर भेजती है तो अपने कामों के लिए भेजती है कि उनके हित के काम हों, और होने भी चाहिए। अब उन्हीं हित के कामों में निश्चित रूप से जो इतने दिनों से सड़ी गली व्यवस्था थी, वो जब हटेंगी तो चुनौती सामने आएंगी। जब चुनौती सामने आएंगी तो उनसे टकराना भी चाहिए हिम्मत से। रजनीश ने एक जगह लिखा है कि यदि रास्ते में बरसों से पड़े हुए पत्थर को भी आप हटाने की कोशिश करेंगे तो भी 10 लोग खड़े हो जाएंगे आकर कि भाई इसमें तो हम जब टहलते हुए निकलते तो बैठने की सुविधा थी। यानी रास्ते के पत्थर को हटाने का विरोध करने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो पिछले कई सालों से सड़ी गली हो, उसको हटाने के लिए विरोध होगा, लेकिन विरोध को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सबको जोड़ने का अभियान चलता है बेसिक शिक्षा विभाग से। फिर जब उच्च शिक्षा में पहुंचते हैं तो तरह तरह के अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, पाठ्य कार्यक्रम होते हैं जहाँ छात्र जुड़ना चाहते हैं। उन कार्यक्रमों में किस तरह से छात्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि न केवल राजधानी लखनऊ में, न केवल वाराणसी में, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी छात्रों को बाहर न जाना पड़े, वहीं रहकर उन पाठ्यक्रमों से जुड़ सकें? योगी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विषय पर कि जो भी सरकारी काम है, जो भी सेवा के काम है, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचें, इसी को अपना मूल मंत्र मानते हुए उच्च शिक्षा अंतिम पायदान तक व्यक्ति तक पहुँचे। आप आश्चर्य करेंगे कि आज़ादी या बल्कि अंग्रेज़ों के काल से 2017 तक उत्तर प्रदेश में 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे। यानी 18 कमिश्नरियाँ थीं, हर कमिश्नरी में भी एक विश्वविद्यालय नहीं था। यह तो पिछली सरकारों की उच्च शिक्षा के प्रति चिंता थी या उनका लगाव था। अब उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद अब तक अभी 9 साल हुए हैं, 10 सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय, इससे पहले 29 निजी विश्वविद्यालय थे उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ों के काल से लेकर 2017 तक, और 2017 के बाद अब तक 52 हो चुके। यानी इतने बढ़ गए, 23 बढ़ गए, तो अब 52 हो चुके हैं। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय जो पहले कभी उत्तर प्रदेश में आने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि कानून व्यवस्था चौपट थी, योगी जी ने जो कानून व्यवस्था स्थापित की है, अब अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अब विदेशी विश्वविद्यालयों से भी टाई अप कराया जा रहा है कि उनके जो अच्छे फैकल्टीज़ हैं वो उत्तर प्रदेश के हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में आएँ और यहाँ पर अपनी फैकल्टी स्थापित करें, जिससे कि यहाँ के संसाधन विहीन छात्र जो विदेशों पर नहीं पढ़ पाते हैं, जाकर उनको भी वो फैकल्टी और वो उत्तम शिक्षा मिले। तो ये इस तरीके से अब अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा और एक स्तर की शिक्षा निचले स्तर तक पहुँचे, इसकी योजना बन रही है। एक विश्वविद्यालय है रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज। रामस्वरूप का मुद्दा उठता है और कई छात्र, एबीवीपी संगठन इसको उठाता है कि वहाँ पर मान्यता नहीं है, उसके बावजूद लोगों को डिग्री दी जा रही थी। फिर ये मुद्दा कोर्ट में चला जाता है, आगे चला जाता है, लेकिन बावजूद अभी भी कुछ ऐसी अनियमितताएँ हैं जो वहाँ मौजूद हैं। एबीवीपी कई बार ये चीज़ बता चुका है, उस पर कार्रवाई क्यों होती नज़र नहीं आती? देखिए, जितनी तेज़ गति से उसमें कार्रवाई हुई थी, सबसे पहले तो उनके खिलाफ FIR हुई। अगर कोई दूसरी सरकार होती योगी जी के अलावा तो शायद उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं होती। और ये भी मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है कि बड़े बड़े प्रभावी लोगों ने उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन्होंने ज़मीनें हथिया रखी थी आसपास की, वो सब डिमोलिश किए गए, उनके कंस्ट्रक्शन। जांच कमेटी बैठी, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है,
कि जांच पूरी होने पर उसके खिलाफ अन्य कार्रवाई की जाएंगी, वरना उनको अगर आधी अधूरी एक प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए कार्रवाई शुरू हो तो माननीय न्यायालय से स्टे ले आते हैं। इसलिए कुछ कामों में देर होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार दुरुस्त आती है। बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो वाकई धरातल पर कार्य कर रही है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि और जो अन्य पिलर्स हैं वो किस तरह कार्य कर रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने काम पूरा करना है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अब से पहले, यानी अगर ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय सोचें हम, तो उत्तर प्रदेश में नेक ग्रेडिंग में BE+ के कुछ विश्वविद्यालय रहे होंगे, वरना उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय सबसे पूरे देश में पिछड़े हुए माने जाते थे। आज योगी जी सरकार के आने के बाद उत्तर प्रदेश में QS वर्ल्ड रैंकिंग में इससे पहले एक विश्वविद्यालय नहीं था, 3 विश्वविद्यालय आ चुके हैं सरकार के। QS एशिया रैंकिंग में 6 सरकारी विश्वविद्यालय आ चुके हैं। UGC ग्रेड 1 रैंकिंग एक भी विश्वविद्यालय नहीं था इससे पहले, योगी जी की सरकार से पहले। अब 3 विश्वविद्यालय UGC ग्रेड 1 में है। नेक रैंकिंग का जहाँ तक सवाल है, B+ में कभी कई कुछ होंगे विश्वविद्यालय मुझे, लेकिन A और या A से ऊपर कोई नहीं था। आज A++ के 7 सरकारी विश्वविद्यालय और 2 निजी विश्वविद्यालय, A+ के 4 सरकारी विश्वविद्यालय और 6 निजी विश्वविद्यालय, A रैंकिंग में 2 सरकारी विश्वविद्यालय और 6 निजी विश्वविद्यालय। पहली बार उत्तर प्रदेश के रैंकिंग ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय सर्वाधिक हो गए पूरे देश में। तो इस तरह से गुणवत्ता भी सुधरी है और विस्तार भी हुआ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। एक पिक्चर चली है धुरंधर 2, देखिए मंत्री? नहीं, मैं देख पाया हूँ। एक पोस्टर उसमें चल रहा है धुरंधर 2 में, जहाँ अखिलेश यादव को एक इलियासी एक कैरेक्टर है उसके दिखाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर के रूप में दिखाया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। जो उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, और जनता के हित में जो भी स्टेप लेना हो बोल्ड से बोल्ड उसे लेने में हिचकते नहीं हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व में वो बुलडोजर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। यानी बुलडोजर एक प्रतीक है, यानी बोल्ड मुख्यमंत्री के रूप में। तो ऐसे मुख्यमंत्री तो धुरंधर हैं ही, उसमें कोई शक नहीं। और वो कोई कैरेक्टर है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पिक्चर मैंने देखी नहीं है। देखेंगे तब उसके बारे में बता पाएंगे। 2027 के लिए चुनावी मैदान में अब उतरेंगे। 6-7 महीने का ही, 8 महीने का ही समय रह गया है। क्या कुछ संदेश लेकर जाएंगे? समाजवादी पार्टी भी कमर कस चुकी है और अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। क्या कुछ संदेश? ये सपना देख रहे हैं वो, और हम चाहेंगे कि ये सपना वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक देखते रहें। उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक आगे हर एक चुनाव में हम कैसे जाएंगे, तो देखिए चुनाव में 3 मुद्दे होते हैं ख़ास तौर से जाने के, कि आप पर नेतृत्व कैसा है। हमारे पास योगी जी, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, यानी हमारी गंगोत्री भी पवित्र है, यमुनोत्री भी पवित्र है। हमारी उपलब्धियाँ चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, गिनाना शुरू करेंगे सुबह से शाम हो जाएगी। आम जनता के हित में, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के हित में योजनाएं आती हैं, उनको हित को पूरा किया जाता है। और फिर उसके अलावा कार्यकर्ताओं की एक लंबी टीम, लंबी फौज किसके पास है, जो कि अपने नेतृत्व की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा सके। तो भारतीय जनता पार्टी पर देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो ये तीनों जहाँ पे समावेशित होगा, चुनाव वो जीतेगा, जो हमें इसका गौरव हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री, सी न्यूज़ भारत से बात। नमस्कार। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री, बहुत ही कद्दावर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और सरकार अपनी योजनाएं किस तरह से पटल पर ला रही है। कैमरामैन अपूर्व के साथ सी न्यूज़ भारत के लिए ऋषभ सक्सेना, लखनऊ से।